देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। आज का मुद्दा है कि क्या कांग्रेस बनेगी उद्धव सरकार की फांस? क्या शिवसेना को बहुमत खोने का डर है? ये सवाल इसलिए बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना के गठबंधन की बैठक बुलाई है। इससे पहले शिवसेना ने अपने अखबार सामना में बीजेपी और राज्यपाल को भी सरकार ना हिलाने की धमकी दी। उधर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस नेता संजय निरुपम गठबंधन सरकार की कम उम्र होने का दावा कर रहे हैं। आगे बढ़े इसी से पहले बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब से कुछ देर बाद 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन नेताओं की बैठक बुलाई है और इस बैठक में शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी के नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना से जंग के बीच महाराष्ट्र की सियासत में बढ़ी खींचतान पर चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी होंगे। हमारे साथ मुंबई में मुख्यमंत्री आवास के बाहर से ही अभिषेक पांडे हैं, हमारे सहयोगी हैं। बीजेपी से श्वेता शालिनी होंगी, शिवसेना से पक्ष रखेंगी शुभा राउल, कांग्रेस से अतुल जी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले जरा जल्दी से रुक कर लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक, आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, ये बैठक बुलाई गई है। इस माहौल में इतनी उठापटक के बीच में इस बैठक को किस तरीके से देखें? देखिए, इस बैठक के पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग मैं ये दे दूं कि एक और बैठक होने जा रही है कांग्रेस की 10 बजे, यानी अब से कुछ मिनटों के भीतर कांग्रेस की एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी हैं वो होंगे और प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट होंगे। दोनों महाराष्ट्र के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ पूरे प्रदेश भर में राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि अगर आने वाले समय में अगर कोई राजनीतिक संकट खड़ा होता है या राजनीतिक कोई स्टैंड लेना पड़ता है कांग्रेस को, तो उसके लिए क्या कांग्रेस तैयार है। साथ ही साथ कोरोना को लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारी है, लोगों के भीतर कोरोना को लेकर क्या कांग्रेस के ऊपर बिल फटेगा या फिर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के ऊपर फटेगा, यानी तीनों पार्टियों के ऊपर इसका बिल और इसका ठीकरा फूटेगा। इन सारी चीजों को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बाला साहब थोराट महाविकास अघाड़ी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो एक मीटिंग होने जा रही है वहां पर जाएंगे, जो मुख्यमंत्री ने बुलाई है। ठीक है अभिषेक, मैं आ रही हूँ। इस बीच आज सुबह शिवसेना के अखबार सामना में बीजेपी को खुली धमकी दी गई। शिवसेना ने कहा कि सरकार के पास 170 विधायक हैं और अगर उनकी ताकत 200 हो जाए तो फिर विपक्ष यानी बीजेपी उनकी सरकार को दोष ना दे। सबसे हमारे पास इस वक्त बीजेपी से श्वेता शालिनी और शिवसेना से शुभा राउल जुड़ी हुई हैं। शुभा राउल, फिलहाल जरा स्थिति बताइए, महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, यहाँ पर स्थिति क्या दिख रही है? महाराष्ट्र में स्थिति कोरोना से लड़ने के लिए जो जो उपाय किए जा रहे हैं वो सभी डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो जनता की सेफ्टी के लिए ही लिए जा रहे हैं। तो इसमें यही हमारा मोटो रहेगा, उद्देश्य रहेगा कि किस तरह से इस लड़ाई में हम जीत ले और लोगों की सेफ्टी को और लोगों की जो जो सुविधाएं हैं वो भी बरकरार रहे। सरकार खतरे में है शुभा राउल? नहीं, सरकार खतरे में नहीं है। जो जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो उद्धव जी, माननीय उद्धव जी कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं के साथ में बैठकर ही लिए जाते हैं। शुभा राउल, फिर ऐसा क्यों है? संजय निरुपम कह रहे हैं कि हमारी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, बीजेपी को छोड़ दीजिए, आपके ही सहयोगी कह रहे हैं। अभी संजय निरुपम जो कह रहे हैं वो उनका अपना मत होगा, उसमें कोई ये नहीं है। वो शिवसेना के विरोधी रह चुके हैं इतने साल से, तो उनका जो दुख होगा वो यानी इतने साल से, यानी जो विचारधारा, अलग विचारधाराओं की जब पार्टी साथ आती है तो ऐसे ही मतभेद होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। अभी संजय निरुपम जो बोल रहे हैं उनके मत से उनकी पार्टी सहमत नहीं है, वो अपना मत बता रहे हैं। वो अपना मत। अतुल जी भी हमारे साथ हैं। अतुल जी, ये आप अपना मत बता रहे हैं सरकार में और आपको अपनी सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा है, ये बात आप वहां नहीं कह पा रहे हैं, आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है संजय निरुपम को, सुना नहीं जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा है कि मैं संजय निरुपम जी ने जो भी कहा, वरिष्ठ नेता है वो, उनसे वो क्या कहते हैं ये कहने के लिए मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ। मैं पार्टी की जो भूमिका है वो भूमिका एकदम स्पष्ट है
और वो भूमिका ये है कि हमारे तीनों भी जो है तीनों इंटैक्ट है और कोरोना से लड़ना हमारी प्राथमिकता है। अभी नारायण राणे जी ने भी कुछ कल कह दिया था, लेकिन एक बार अतुल जी, देवेंद्र ठीक है, फडणवीस ने संजय ठुकरा दिया निरुपम जी था बड़े वो नेता हैं, आप नहीं उनकी सुनते हैं, आप नहीं सुनते उनकी, राहुल गांधी की तो सुनते हैं ना। फिर नारायण राणे जी की भी देवेंद्र फडणवीस नहीं सुनते, ऐसा कहिए ना अतुल जी, राहुल गांधी का सुनते हैं ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम सिर्फ सहयोगी हैं, उद्धव सरकार में कांग्रेस फैसले नहीं लेती है। ऐसा है अर्पिता जी, वो उसका इंटरप्रिटेशन इतना गलत तरीके से मीडिया में हो रहा है। मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो भी आपको सेंड कर देता हूं, पूरा वीडियो पढ़िए, देखिए और उसको समझिए। वो वीडियो में मैं आपको दोनों बयान सुना देती हूँ, संजय निरुपम ने क्या कहा, और अगर तैयार है तो राहुल गांधी का बयान भी सुना देती हूँ कि क्या उन्होंने कहा। दरअसल उधर संजय निरुपम ने भी उद्धव सरकार पर सवाल उठाए और सरकार पर संकट की तरफ इशारा किया। ये जो 3 पार्टियों की हमारी सरकार है वो कामयाब नहीं है, एकदम सब बिखरा बिखरा हुआ। सरकार कहां है समझ में नहीं आता। माननीय मुख्यमंत्री जी हर दूसरे तीसरे दिन जनता से संवाद साधने के लिए आते हैं। उससे बेहतर होता कि जो उनके सहयोगी दलों के नेता हैं उनसे अगर संवाद साधते नियमित तौर पर तो 60 दिनों में 60 फ्लिप फ्लॉप नहीं होते। अतुल जी, सुन लिया आपने संजय निरुपम क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि संजय निरुपम जी वरिष्ठ नेता है, वो अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का मत नहीं है ये। अरे वो सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत वो ये थोड़ी बता रहे हैं कि आज मैंने खाने में क्या खाया। अरे कल फिर इन्होंने भी किया था, नारायण राणे जी ने बात कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और फिर देवेंद्र फडणवीस ने उनको नकार दिया था। ये तो लोकतंत्र की बात है ना अर्पिता जी। लोकतंत्र में लोग अपना अपना मत रखते हैं। कल दिन भर से जो है राहुल जी का ओपिनियन जो है वो सिलेक्टिव ओपिनियन बता रहे। कल राहुल जी ने ये किया, दो चीजों में तुलना की थी। जहां हमारी पूरी मेजोरिटी की सरकार है, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, वहां पर हम पूरा ओपिनियन देते। बिकॉज राहुल जी जो है वो राष्ट्रीय नेता है और महाराष्ट्र में महाविकास की गठबंधन सरकार है और गठबंधन सरकार में साझा निर्णय होता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, जिसके लिए बाला साहब थोरात हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, जयंत पाटिल जी राष्ट्रवादी से है और उद्धव ठाकरे जी शिवसेना से है। तो ये तीनों निर्णय लेते हैं, फिर हमारे बाला साहब ठाकरे जो है वो निर्णय के बारे में हमारे पार्टी से चर्चा करते हैं, अवगत कराते हैं और उसपे फिर हमारा डिसीजन होता है। तो राहुल जी वहां बैठकर जहां हमारी सरकार है, राष्ट्रीय नेता है, वहीं पर वो बात करेंगे ना। ठीक है, इसका मतलब उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार कह रहे हैं ना, राहुल गांधी ने जो कहा उसको हम लोग दूसरे तरीके से देख रहे हैं। जरा एक बार आप भी ध्यान से सुन लीजिए। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी है लेकिन फैसले लेने में शामिल नहीं है। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. अतुल जी, राहुल गांधी को आपने सुन लिया। राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि हम फैसले लेते हैं, फैसले लेने का हक ही वो कह रहे नहीं है। एक मिनट अर्पिता जी, मैं वीडियो चला रहा हूं पूरा। आपने आधा वीडियो दिखाया। आप तो ऐसा मत कीजिए अमित मालवीय जैसा। वैसे आप जो वीडियो चला रहे हैं उसमें चैनल हो, उसमें आवाज नहीं हम तक प्रॉपर पहुंच पाएगी। मैं पूरा वीडियो भी अगर देखिए, जो इन्होंने अभी जो बात कही आप उसको तो नहीं नकार सकते ना। वही कह रहे हैं कि हमारी जहां जहां सरकारें हैं वहां पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ हम सहयोगी हैं। यानी अगर हम सहयोगी हैं, ये वीडियो भी हमने फिलहाल वैसे आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें पूरा भी दिखा दिया है, लेकिन अभी हम पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते। जो महत्वपूर्ण चीज है वो हमने आपको दिखाया, उसको आप नकार रहे हैं, वो अलग बात है। वो ये कह रहे हैं अतुल जी, आपने आपके सहयोग की चीज दिखाई अर्पिता जी। अरे राहुल गांधी को मैंने थोड़ी शब्द बताए कि भाई ये शब्द आप बोल दीजिए, वो सारे शब्द उन्हीं के मुंह से निकले हुए हैं। श्वेता शालिनी, एक सेकंड अतुल जी, आ रही हूँ मैं। मौका दिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। वो कह रहे हैं कि पूरा फैसला ले, वो ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। अर्पिता जी और अतुल जी मेरी बारी। अतुल जी मैं आ रही हूँ, अतुल जी उनको भी बोलने दीजिए, अभी तक वो एक बार भी नहीं बोल पाई। अतुल जी पूरी बात हुई नहीं ना अर्पिता जी। हिंदी में कहावत है, वीडियो को लेकर चर्चा नहीं कर सकते ना। अतुल जी देखिए, राहुल जी ने पूरा क्या कहा था वो पूरा सुन लीजिए। गलत बात है कि नहीं है? हम देखिए, आप जो वीडियो चलाएंगे वो सुन नहीं सकते हैं, और आपकी पूरी बात हम सुन चुके हैं। आपके पास कोई बात ही नहीं है कहने के लिए।
अर्पिता जी आप पूरी बात है, समझिए, श्वेता हिंदी में शालिनी जी, कहावत है, ये भाजपा का खिसियानी जो बवंडर है, खिसियानी भाजपा का बिल्ली जो खम्बा बवंडर है, नोचे। बात रखिए, और सब एग्जैक्ट बात अतुल जी सुनने की का अतुल जी सब की बात हालत सुनने आज का वही धैर्य है, रखिए। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्योंकि इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इनको लेकिन पता श्वेता नहीं शालिनी होगा, जी, राहुल एक गांधी आरोप तो ये भी लग रहे हैं, शिवसेना में आज लिखा गया कि बीजेपी और राज्यपाल जो है वो सरकार को हिलाने की कोशिश ना करें। कोरोना काल में आप बताइए, हम क्यों सरकार यहाँ सब कोरोना से चलाएंगे? लड़े या फिर यहाँ जो अर्पिता जी, स्ट्रेटेजी उनके खिलाफ लड़की जा रही है उससे लड़े? एक अर्पिता जी, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने कभी तीन पैर की कुर्सी को खड़े रहते हुए देखा है क्या? ये अपने आप गिरने वाले हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है? हमारे यहाँ अरे साहब, अगर प्लेन होते तो अभी तक कोरोना की इतनी महामारी की इतनी हालत नहीं होती। आपने पूरे राज्य को प्लेन की तरह नंबर 1 ले गए, 50,000 क्यों 6% मृत्यु दर है? एक दिन में वहाँ क्यों कोर्ट को कहना पड़ा एक दिन कि में ये 50 कालकोठरी से है? 60 लोग ठीक है। मुंबई में और वहाँ क्यों महाराष्ट्र कोर्ट में को मर कहना रहे पड़ा कि ये डूबता हुआ आप लोग टाइटैनिक जहाज राजनीति है? कर रहे हैं कोरोना के इस महामारी के समय पर, और आप लोग यहाँ बैठकर राजनीति कर रहे हैं। शुभा और आज राहुल, आपको राजनीति के लिए शुभा राहुल, कॉन्फ्रेंस क्या लेने की आपको ये जरूरत लग रहा है पड़ रही क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी आपके लिए परेशानी खड़ा कर रही है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? जरा स्पष्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा दूसरा सवाल ये कि अगर आज महाराष्ट्र में स्थिति बेहतर होती तो यही आपके सहयोगी ये कहते कि देखिए हमने कितना बढ़िया और बेहतरीन काम किया, लेकिन आज स्थिति खराब है तो वो सारा ठीकरा शिवसेना पर ही फोड़ रहे हैं कि लीजिए हम तो केवल सहयोगी पार्टी है, फैसला तो हम लेते नहीं है। शुभा राहुल, हाँ, मेरा यही कहना है कि ऐसे मामलों में अभी एक ऐसी सिचुएशन है कि हमारा उद्देश्य डगमगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ना, और उसके लिए जो निर्णय लिए जाएंगे वो सब जनता के हित में लेने चाहिए, वो सब लिए जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानिक नेता है महाराष्ट्र के, कांग्रेस और एनसीपी के, और राज्यपाल भी, इन सभी के सहमत से ही निर्णय लिए जा रहे हैं। यहाँ पे किसी को भेदभाव या कोई शुभा राहुल, फिर ऐसा क्यों है? आपसे मैं कुछ भी इस बारे में पूछ रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त स्थिति ऐसी है कि हमको कोरोना के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सामना के मुखपत्र में ये बात क्यों लिख रही है कि बीजेपी और राज्यपाल जो है वो सरकार हिलाए ना हिलाने की धमकी क्यों दी जा रही है? वहां पर भी ये लिखते ना कि कोरोना से हम कैसे लड़ रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। यही हो रहा है। बीजेपी भी इसी सिचुएशन में हमें सहयोग देने से नहीं बात आ रही है, और फिर सहयोग देने के बजाय वो राजनीति कर रही है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। हमारा लक्ष्य क्यों डाइवर्ट हो रहा है? डाइवर्ट नहीं कर, आपके कर्म आपके सामने है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपके कर्म आपके सामने है। आज आपको राजनीतिक बैठक लेने की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो ये तो ठीक है ना, ठीक है, एक सेकंड। अतुल जी कुछ कह रहे हैं, अतुल जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और उसके साथ मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा कि ऐसी स्थिति में अचानक से बैठकों का दौर क्यों बहुत ज्यादा हो गया है? संजय निरुपम का बयान आना, उसके बाद अब मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। महाविकास आघाड़ी जो पार्टी आज ये एक बैठक करने वाले हैं, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि नाना पटोले भी हैं, दिल्ली आ सकते हैं, आ गए हैं और राहुल गांधी से मिल सकते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? आ रही हूँ मैं। एक तो सीधी बात यह है कि नाना पटोले जी का प्रोग्राम जो है वो 8 दिन पहले का डिसाइडेड प्रोग्राम है। अब मैं उनके टिकट का डेट, बुकिंग का डेट भी भिजवा देता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हमारी वीकली मीटिंग जो है तीनों पार्टियों की होती है, जो वर्षा पर होती है, सह्याद्री पर होती है, आज वो मातोश्री में हो रही है, वो वीकली मीटिंग है। उसमें जो अर्थ निकाले जा रहे हैं, ये अर्थ जो है, जो बीजेपी ने सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिशें चाल रखी है पहले से, क्योंकि ये बीजेपी जो है, अभी की बात, कोरोना की बात नहीं, कोरोना के पहले भी बीजेपी राज्यपाल के पास जाती रही, जबकि सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो इन प्लेस था। अब राहुल जी के बारे में आपने जो बताया था, वो स्टेटमेंट जो है मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। वो बोले हाईली कनेक्टेड सिटी है, इट्स अ सेंटर ऑफ बिजनेस, और रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि महाराष्ट्र सरकार को मदद करनी चाहिए, और अप्रिशिएट भी किया कि इस डिफिकल्ट टाइम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने आधा वीडियो दिखाया, मैंने पूरा कर दिया, और सेतु जी के व्हाट्सएप पे मैंने पूरा वीडियो भी भेज दिया है, जो कि सिर्फ 10-12 सेकंड और आगे आपने दिखा देते तो सारी लाइन जो है वो क्लियर हो जाती। नहीं अतुल जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने आप दो बयानों को जोड़ रहे हैं, आप दो बयानों को जोड़ रहे हैं अतुल जी। संजय निरुपम ने अलग कहा है, संजय निरुपम ने कहा है सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, मैंने ये कोट किया कि संजय निरुपम ने कहा है। राहुल गांधी ने ये कहा कि हम सहयोगी पार्टी हैं। शालिनी, मैं आ रही हूँ श्वेता, शालिनी मुझे मेरा सवाल ले लेने दीजिए। अतुल जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम सहयोगी पार्टी हैं, हम फैसला नहीं ले सकते, ये शब्द तो उनके मुंह से ही निकले
हैं। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वो तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तारीफ संजय निरुपम कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं हो रहा। आप दोनों बयान को मर्ज करके जवाब मत दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं, हवाई जहाज नहीं चलेगी, इनके दूसरे नेता कहते हैं नहीं हवाई जहाज चलेगी, इनके मुख्यमंत्री श्वेता शालिनी, मेरा सवाल नहीं है आपसे, एक सेकेंड मैं आ रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं, वो जवाब नहीं ले पाऊंगी फिर मैं। श्वेता शालिनी ठीक है, धैर्य रखिए थोड़ा सा। एक भी अतुल जी आप साक्षात देखिए। ऐसा है कि मैंने कोई दो बयान इकट्ठे नहीं किए हैं। राहुल जी का वो कंटिन्यूअस बयान है जिसको तोड़कर दो किया गया है। कंटिन्यूअस बयान है, वो वीडियो मैंने आपको भेजा है, पूरा दिखाइए। दूसरी बात ऐसी है कि भाजपा का कंटिन्यूअस मीडिया प्रोपेगेंडा है ये कि इस तरह से काम नहीं हो रहा। कौन सा यानी कुल मिलाकर अतुल जी आप संजय निरुपम को मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी का जो उन्हीं के मुंह से निकले शब्द हैं, आप ये कह रहे हैं पूरा नहीं सुनाया, पूरा आपने जो बताया वो भी आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इसी बीच जरा कांग्रेस के नेता, एक सेकेंड रुक जाइए आप दोनों। नहीं, महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने ये कहते हुए राहुल गांधी का बचाव किया कि उनकी पार्टी फैसलों पर चर्चा में शामिल जरूर होती है लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही लेते हैं। देखिए, जिम्मेदारी हमारी सबकी है क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है कैबिनेट। हर एक फैसले में हम चर्चा करते हैं लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री का होता है। इसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन साझा जिम्मेदारी तो है ही ना। हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे नहीं कहा था, लेकिन हमने ऐसे नहीं कहा था कि कुछ नहीं कर सकते। इतना ही कहा था कि नेतृत्व कौन कर रहा है। अब दिल्ली में जो भी देश में गलतियां हो रही है उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं होंगे क्या? नीतीश कुमार जी सपोर्टिंग पार्टी वो जिम्मेदार होंगे? अतुल जी, राहुल गांधी का पूरा वीडियो तो इन्होंने सुना होगा ना, अब इनको बचाव करने के लिए क्यों उतरना पड़ा अगर उसमें कुछ भी गलत नहीं था तो? ऐसा अर्पिता जी वो बचाव करने की बात नहीं है, वो सही बात बताने वाली बात है। 21 सेकंड का वीडियो आपने देखा? अभिषेक आ रही हूं मैं। 21 सेकंड का वीडियो मैंने सेतु जी के व्हाट्सएप पर भेजा है, वो चला दीजिए आप, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो वीडियो हम प्ले कर पाए तो प्ले भी कर देंगे। अतुल जी आप उतनी देर से उसी की बात कर रहे हैं। मैं अभिषेक कुछ कह रहे हैं, मैं आ रही हूं आपके पास। अभिषेक देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान अगर लीग से हटकर बात कर रहे हैं तो पृथ्वीराज चौहान पर पार्टी सफाई क्यों नहीं दे रही है? अगर पृथ्वीराज चौहान के बयान से पार्टी सहमत है तो उसका भी एक प्रेस रिलीज जारी करे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, अगर संजय निरुपम की बात से पार्टी सहमत नहीं है और संजय निरुपम कहीं न कहीं पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहे हैं, महाविकास अघाड़ी को डिस्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई न किया जाना ये संकेत है कि कहीं न कहीं पार्टी के आला कमान, प्रदेश भले न माने लेकिन सेंटर कहीं न कहीं इस बात को लेकर सहमत है और वो चीज संजय निरुपम अपने तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक, अतुल जी कार्रवाई कर देते हैं अगर आप उनकी बात सुन। निजी राय बता के किनारा तो नहीं कर सकते ना। ऐसा है अर्पिता जी, ऐसी ही बात कल नारायण राणे जी ने कही थी। अरे अतुल जी, नारायण राणे को लेकर मैं यही सवाल मैं सीधा ले लूंगी। बीजेपी की प्रवक्ता है मेरे साथ। नहीं, आप बीजेपी के बिहाफ पे भी आप ही जवाब देंगे क्या? मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर अभिषेक पूछ रहे हैं, सीधा सवाल है। संजय निरुपम का बयान नहीं ठीक लग रहा है, पार्टी की वो राय नहीं है। हम तो यही मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता कोई बात कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का विचार, उन्हीं का विचार होगी। आप अगर नहीं ऐसा विचार है तो आप उसको क्लियर कर दीजिए, उन पर कार्रवाई कर दीजिए कि उन्होंने गलत बात बोली है। ये पार्टी का मत जो है, अर्पिता जी वो बताने के लिए यहाँ प्रवक्ता बैठा है ऑफिशियल, और मैं जो बात बता रहा हूँ वो पार्टी की बात जो मुझे बताई गई है, वो पार्टी की लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। तो संजय निरुपम जी वरिष्ठ नेता है, वो अपना ओपिनियन उन्होंने रखा है, जैसा नारायण राणे जी ने रखा है, जैसा अरुण शौरी जी रखते हैं, जैसा सिन्हा जी रखते हैं, यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने अपना ओपिनियन रखा है। उनको लगा होगा कुछ ऐसा एक दो बातों से। क्यों लगा? जरूरी नहीं कि वो पार्टी का मत हो जिससे ऐसा लगा होगा उनको, ये बता दीजिए अतुल जी। वो उनसे पूछिए आप, मैं नहीं कह सकता उस बारे में। नहीं, आप तो अब आज ऐसी बात कर रहे हैं, पार्टी की बात रखूंगा कि कोई बीजेपी वाले ने कुछ कहा और आप ये कह रहे हैं बीजेपी वाले से पूछो जाके। अरे आपके ही पार्टी के नेता है भाई, तो आपसे ही पूछेंगे। खैर चलिए, मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास। हम बता रहे हैं ना, हमारा ओपिनियन नहीं है, पार्टी का ओपिनियन नहीं है वो। ठीक है, मुझे पता है अतुल जी, अगर पार्टी का कोई नेता ऐसा कह देना उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप वो कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। इस बीच शिवसेना ने अपने अखबार में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी चेतावनी दी है। कुछ लोग महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। जो राज्यपाल संविधान का उल्लंघन करते हैं उनको इसकी भारी कीमत
चुकानी पड़ती है। तो ये बयान भी अब सामना में लिखा हुआ है, जहां एक तरफ बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल को भी लेकर कह रहे हैं और धमका ये कहा जा रहा है कि सरकार को हिलाने की कोशिश ना की जाए। एक सेकेंड, श्वेता शालिनी में आ रही हूँ। संजय राउत जी, श्वेता शालिनी में आ रही हूँ। मेरा सवाल शुभा राहुल से है। शुभा राहुल, एक तरफ ठीक है, समझ में आता है विपक्ष है बीजेपी, आप उनको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको राज्यपाल भी गलत दिख रहे हैं, आप उनको भी धमकी लहजे में कि भाई अगर सरकार हिलाने की चेष्टा ना की जाए, इस तरीके से धमके भरे पत्र सामना में लिखा जा रहा है। हाँ, तो ये सही बात है ना। संजय राउत जी ने जो कहा है कि जो अगर सरकार हिलाने के काम करेगा तो वो तो जनता के विरुद्ध भी हो जाएगा ना। अभी ये सरकार, हम चाह रहे हैं कि सभी पार्टियों से हमें सहयोग मिले, हमें सूचनाएं मिले, मार्गदर्शन मिले कि किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ पर अगर राजनीति खेली जा रही है, राष्ट्रपति शासन लाने का, राज्यपाल ठीक है, अभिषेक कुछ कह रहे हैं, मैं आ रही हूँ। अभिषेक, देखिए इसमें दो चीजें हैं। शुभा राहुल को ये शायद इसके पहले का भी किस्सा अगर उन्होंने देखा होगा, राज्यपाल के ऊपर सबसे पहले शिवसेना सवाल खड़े करती है। जब विधान परिषद चुनाव को लेकर के राज्यपाल मुख्यमंत्री को मनोनीत नहीं कर रहे थे, उस समय में भी राज्यपाल के ऊपर टीका टिप्पणी की गई थी। आज फिर राज्यपाल के ऊपर उंगली उठाई गई है और राज्यपाल को सलाह और धमकी दोनों दी गई है, साथ ही बीजेपी को भी धमकी दी गई है। यानी राज्यपाल जो संवैधानिक पद है उसको शिवसेना सीरियस नहीं लेती है। इसके पहले उन्होंने विधान परिषद के समय में किया। अतुल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि राज्यपाल जो है वो कैबिनेट के डिसीजन को, ही इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट ने अगर एक निर्णय दिया है तो वो निर्णय राज्यपाल को मानना पड़ता है। राज्यपाल ने बार बार नहीं माना। राज्यपाल जो संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक पद जो है उसकी न्यूट्रलिटी, उसकी तटस्थता जो है, वो तटस्थता दिखी है क्या? ये मेरा अभिषेक जी से सवाल है। ये मेरा महाराष्ट्र के जितने जानकार लोग हैं, देश के जितने जानकार लोग आज देख रहे हैं इस चैनल को, उनको सबको ये सवाल है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल क्या तटस्थता से, जो संवैधानिक उनके अधिकार है, जो संवैधानिक मूल्य है, उस मूल्य को लेकर काम कर रहे हैं क्या? ठीक है, सवाल उठेंगे जब तटस्थता की बात आएगी। मीडिया में उनकी बेइज्जती कर रहे हैं अतुल जी, अगर आप भूल रहे हैं तो, और आपको माफी मांगनी चाहिए। गवर्नर एक संवैधानिक पद है और आप मुद्दों पे बात कीजिए। मुझे समझता है क्या बात करनी चाहिए, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप कोई अपराध नहीं है, संवैधानिक बात करना इस देश में कोई अपराध नहीं है, और बार बार करूंगा अगर संवैधानिक बात करना बिल्कुल अपराध है, बिल्कुल अपराध है। आपने उनकी तरफ कोई अपराध नहीं है और आपको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। अगर संवैधानिक बात, अगर संवैधानिक मूल्यों का हनन होगा तो गवर्नर को क्या नहीं कहा है, और जब आपका एडिटर वहां जाता है एक नागरिक करके भी अधिकार है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता करके भी अधिकार है, पूर्ण नमस्कार करता है, और यहाँ बैठकर आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप उंगली नहीं उठा रहा हूँ मैं, संवैधानिक मूल्य जो है और संवैधानिक तत्व जो है वो बता रहा हूँ। संविधान से बड़ा कोई नहीं है श्वेता शालिनी जी, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। देखिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप वहां से पक्षपाती राजकारण करती है, बाय पार्टीशन पॉलिटिक्स करती है आपकी पार्टी संवैधानिक मूल्यों को पैरों तले रोकती है। आपको करना पड़ेगा। मैं कोई चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका डेसिबल 110 है तो मेरा 230 रहेगा। जो सच है वो सच कहेंगे। संवैधानिक मूल्यों को पैरों तले रोकने का काम इस देश में हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड अतुल जी, दो महत्वपूर्ण चीज, राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता। अगर आप उनके काम पे सवाल उठा रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो कितना काम करते हैं, अभिषेक मैं आ रही हूँ, जल्दी से मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, आप उनके काम पर सवाल उठा रहे हैं। अगर वो ये देख रहे हैं कि राज्य में, क्योंकि स्थिति सबको पता है, महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, वहां कोरोना किस तरीके से बढ़ रहा है, और जब उस पर काम नहीं हो रहा तो राज्यपाल अगर सवाल उठा दे रहे हैं तो आप उनको भी बोलेंगे कि तुम अपना काम करो। ये तरीका हुआ। मैं आ रही हूँ, एक सेकेंड, अभिषेक कुछ कह रहे हैं। अभिषेक, अर्पिता जी मेरी शुरुआत इसी बात से अतुल जी एक सेकेंड, अभिषेक के सवाल का भी जवाब ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, साथ में जवाब दे दीजिएगा। अतुल आपके सवालों का जवाब यह है कि आपने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए, कैबिनेट ने जो भेजा उसको करना चाहिए। विधान परिषद के समय में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राज्यपाल का अधिकार होता है, और राज्यपाल का अधिकार जो होता है उसमें किसी पॉलिटिशियंस को मनोनीत नहीं कर सकता। इसके पहले अगर आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, गर्जे
गर्जे और उसके साथ साथ अदिति नलावड़े, 2 लोगों का नाम एनसीपी ने भेजा था, जिसको राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि दोनों राजनीतिक नाम है, आप किसी अलग विशेष क्षेत्र से दीजिए, कला के क्षेत्र से दीजिए, अतुल जी जल्दी हम मनोनीत कर देंगे। उसके बाद राज्यपाल ने तुरंत इस पर चुनाव कराने का फैसला किया। तो राज्यपाल को संपादक रह चुके हैं। उद्धव ठाकरे जी के पास डिग्री है। उद्धव ठाकरे जी एक सम्मानित कलाकार भी है इस महाराष्ट्र के। उद्धव ठाकरे जी के पास वो सारे क्वालिफिकेशन है। क्या राजनीति में एक आधा कलाकार व्यक्ति आ नहीं सकता है? और ऐसी अपॉइंटमेंट्स इसके पहले राज्यपाल ने की नहीं क्या? मैं संविधानिक बात बता रहा हूँ। संविधान में जो कैबिनेट निर्णय लेता है, वो कैबिनेट का निर्णय जो है वो राज्यपाल को मानना पड़ता है। और ये सीधी सीधी बात है। हम राज्यपाल के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम राज्यपाल जी को सम्मान करते हैं और हम संविधान की बात जो है और संविधान की बात सारी सियासत के बीच में अतुल जी और शुभा जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अगर आपके पास टीवी हो तो ध्यान से जरा देखिएगा, कुछ तस्वीरें हैं इन सियासत से ऊपर उठ के जो स्थिति है जरा उसको भी समझ लीजिए। मुंबई के पास वसई में श्रमिक स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रही एक महिला की मौत हुई है। तस्वीरें देखिए, कितनी संख्या में वहां पर मजदूर खड़े हैं धूप में और इनको पता नहीं है कि कब इनको बस मिलने वाली है, ट्रेन मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि वसई के सन सिटी ग्राउंड में कड़ी धूप में ये महिला ट्रेन का इंतजार कर रही थी। 57 साल की इनकी उम्र थी, जौनपुर इन्हें जाना था। बताया जा रहा है कि महिला सुबह से ही सन सिटी ग्राउंड में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी और अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। सन सिटी में मंगलवार को हजारों की संख्या में ये मजदूर ऐसे ही चिलचिलाती धूप में ट्रेन के लिए इंतजार करते नजर आए। प्रशासन ने सभी लोगों को कड़ी धूप में ही लाइन में बैठाया था। तबीयत जो है थोड़ा ज़्यादा ही डाउन होने लगा, फिर वो लोग ने एम्बुलेंस मंगाया। एम्बुलेंस मंगा के जो है वहाँ पे तुरंत हॉस्पिटल में भेजा, प्राइवेट हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आने के बाद जो है उन्होंने बताया कि डेथ हो गया। क्या वजह क्या बताइए? ऐसा कुछ वजह अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि मतलब धूप की वजह से ऐसा हुआ। क्या कितना घंटा था ऐसा धूप में? ऐसा पूरा करीब 4-5 घंटे थे वहाँ पे। शुभा जी, खूब सियासत हमने कर ली, खूब सियासत हो गई, लेकिन सरकार के बारे में इस वक्त आपके लिए सोचना ज्यादा है कि इन मजदूरों के बारे में? इन मजदूरों की कौन सुध लेगा? ये मजदूर के लिए भी जो उनकी सुविधाएं देनी चाहिए थी अर्जेंट लेवल पे, वो सब सरकार ने दी गई है। मेरे ख्याल से वहाँ पे ट्रेन मिलना, उस जो पैनिक हो जाते हैं लोग, उसके कारण ये सब हुआ है। उनके आहार की, दवाइयों की चेकिंग की व्यवस्थाएं भी हमारी ओर से हो रही है। ऐसे वक्त पर भी आपको लगता है ये रटा रटाया जवाब ही काफी होगा? ये रटा रटाया जवाब ही काफी होगा? जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, हजारों की तादाद में मजदूर वहां पर खड़े हैं और आप ये कह रहे हैं उनको सब सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको खाने पीने का सामान दिया जा रहा है, और आप ये कह रही हैं कि उनको अपने परेशान ज्यादा हो गए इसलिए वो उनके साथ ऐसी घटना घट गई। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली है वहाँ पर। अभी भी आप देखो तो व्यवस्थाएं हो रही है, कभी कभी ज्यादा मात्रा में हो रही है। ये राजनेताओं, चलिए मेरे पास समय का इस वक्त अभाव है इसलिए सभी को रोक रही हूं मैं, लेकिन यही सवाल है कि ये सब हो कहाँ रहा है? सारी व्यवस्थाएं अगर सरकार कर रही है तो हजारों की तादाद में ये मजदूर यहाँ खड़े रहने के लिए मजबूर क्यों है? लोगों की जान जा रही है और सरकारों को अपनी सरकार बचाने की लगी है। बढ़ रहे हैं आगे। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,51,767 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,300 से ऊपर मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 170 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा 4,337 तक पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 52,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 14,460 मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7,300 पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस के खैर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 16 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,91,000 हो चुकी है।
रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,62,000 पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,66,000 से भी ज्यादा है। पांचवें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,36,000 से पार पहुंच चुकी है। उधर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज भी दफ्तर के लिए निकले लोग परेशान नजर आए। सिर्फ जरूरी काम से जुड़े लोगों को और आधिकारिक पास लेकर निकले लोगों को ही गाजियाबाद में एंट्री करने दी जा रही है। बिना पास के दिल्ली गाजियाबाद की ओर जा रहे लोगों को यूपी पुलिस ने वापस भेज दिया, जिसकी वजह से बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। अगर आपको दिल्ली से यूपी यानी गाजियाबाद में एंट्री करनी है तो आपको पास दिखाना होगा। अगर आपके पास पास नहीं है तो आपको किसी भी सूरत में गाजियाबाद में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये सब गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी पुलिस है, होमगार्ड्स हैं जो हर वाहन की चेकिंग कर रहे हैं। और इस चेकिंग की वजह से पीछे तक आपको लंबा जाम दिखाई देगा, जो लगभग 1 किलोमीटर तक हो चुका है। सुबह का वक्त है, लोग दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री कर रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने 2 दिन पहले ये आदेश निकाला था कि जो भी दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाएंगे उनको पास दिखाना होगा, या तो फिर वो कोई आवश्यक सेवाओं से जुड़े हों, अन्यथा उनको गाजियाबाद में बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और जिसकी वजह से ये सुबह से कवायद है, लोगों के पास देखे जा रहे हैं। अगर वो बैंकिंग सेक्टर का है या चिकित्सा से संबंधित है और या फिर उसके पास आवश्यक सेवाओं से जुड़े पास है तो उसी को परमिशन होगी, और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। जो बिना पास के होगा उसको यहीं से घुमा के वापस दिल्ली की तरफ घुमा दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, लगातार पुलिसकर्मी जो है जिसके पास पास नहीं है उसको तुरंत यहाँ से वापस मोड़ देते हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी भी हो रही, क्योंकि यहाँ पर सुबह का वक्त है और लंबा जाम यहाँ पर दूर तक देखा जा सकता है। पर ये माना जा रहा है कि आवागमन जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में हो रहा है उससे गाजियाबाद में कोरोना के मामले बढ़े हैं, और इसको लेकर एहतियातन ये कदम सख्ती से उठाया जा रहा है। उधर अम्फन तूफान के बाद असम और मेघालय में हो रही लगातार बारिश की वजह से असम के कामरूप में बाढ़ के हालात बिगड़ते दिखे। जिले के कई गांव में पानी भर गया। इसी बीच एक गांव में पानी के तेज बहाव की वजह से एक सड़क देखते ही देखते टूटकर पानी में बह गई, जिसकी वजह से वहां लोग दहशत में आ गए। इस बीच लोग सड़क के पास भीड़ लगाकर खड़े दिखे। उधर कई इलाकों में पानी भर गया, जिसमें पुलिस स्टेशन के आसपास काफी सारा पानी भरा दिखाई दिया, जबकि कई इमारतें भी पानी में कुछ फीट तक डूब गई। सड़कों पर भी पानी भर गया, जबकि लोग और गाड़ियां पानी में डूबकर गुजरती दिखी। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीएमसी कमिश्नर के मुताबिक 40,000 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है और शनिवार तक 44,000 और बेड की व्यवस्था कर ली जाएगी। बीएमसी को आशंका है कि जून के पहले हफ्ते तक मरीजों की संख्या में और तेजी से इजाफा होगा। कोरोना संक्रमण जो है उनके मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में बीएमसी की क्या तैयारी है संक्रमण रोकने के लिए? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मई के फर्स्ट वीक में हमें ये बताया गया था जो एक्सपर्ट्स के द्वारा कि बम्बई में 31 मई को करीबन 40,000 एक्टिव पॉजिटिव केसेस होंगे, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। तो जब मैंने 8 मई को चार्ज लिया था तब से हमने ये कोशिश की कि हमारे बेड्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कम ना पड़ जाए, क्योंकि उसका असर ये होएगा कि लोगों को अगर बेड नहीं मिला तो बड़ी मात्रा में मौतें हो सकती हैं सड़कों पे, घरों में। तो मैं आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि आज हमारे पास 40,000 बेड्स की व्यवस्था हो चुकी है और आने वाले 31 फ्राइडे सैटरडे तक 44,000 की हमारी व्यवस्था हो जाएगी, जिसमें से 14,000 हमारे क्रिटिकल बेड्स हैं DCHC और DCH के, और 30,000 बेड्स हैं हमारे CCC2 के, जहाँ पे हम असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस को रखते हैं। अब हमको